जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो किस टाइप से बिहेव करेगा जब भी उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, या फिर उसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जब भी हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा तो इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, B इक्वल टू बी नॉट माइनस बी एम। या ऐसे बोल सकते हो कि इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की कंपैरिजन में कम रहेगा। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी नॉट माइनस बी एम। बी एम वो मैग्नेटिक फील्ड है जो ये खुद प्रोड्यूस कर रहा है और बी नॉट इसको फ्री का मिल रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अंदर से पास होगा ही, वो तो है ही, साथ में बी एम मैग्नेटिक फील्ड और प्रोड्यूस कर लिया इसने। लेकिन क्योंकि ये बी नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, बी नॉट माइनस बी एम। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो बाहर से कम है? हाँ जी कम है, क्योंकि बी नॉट में से बी एम माइनस करोगे तब जाके इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू निकल के आएगी अपने पास। तो ये चीज याद रखनी है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखो। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो हमेशा मैग्नेट से रिपेल होते हैं। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा क्या होंगे, मैग्नेट से रिपेल होंगे, रिपल्शन होगा इनके बीच में। अब आपको एक चीज पता है कि कोई भी बार मैग्नेट हो उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है और जितना उससे दूर जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ये कोई बार मैग्नेट है, इसके पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है और जितना आप दूर जाओगे इससे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे क्या इधर वीक मैग्नेटिक फील्ड है, दूर। तो एक चीज देख के बताओ कि ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो हमेशा मैग्नेट से रिपेल होते हैं और स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ मूव करते हैं। हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह से वीक मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह की तरफ इनका मूवमेंट होगा। ठीक है, इसी चीज को समझाने के लिए हम एक और चीज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दो मैग्नेट्स लिए अपन ने और इनको थोड़ा दूर दूर रख दिया। अब ये दो अलग अलग मैग्नेट्स हैं, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बीच में ऐड होगा, लेकिन क्योंकि इनको थोड़ा दूर दूर रखा हुआ है इसलिए इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंपैरेटिवली पोल्स की कंपैरिजन में कम होगा। तो बीच में क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड, और पोल्स के ऊपर चाहे ये वाला साउथ पोल हो या ये वाला नॉर्थ पोल हो, यहाँ पे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड बीच में ऐड होगा वैसे, क्योंकि साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता है और नॉर्थ पोल का आउटवर्ड होता है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होने से ऐड होता है। लेकिन क्योंकि इनको थोड़ा दूर रखा हुआ है तो बीच में ऐड होने के बाद में आपको थोड़ा कम ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये पॉइंट क्या हो गया, मैग्नेट से दूर हो गया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा वीक मैग्नेटिक फील्ड है और पोल्स के ऊपर क्या है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बाउल लिया और उसके अंदर हमने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल का पाउडर बना के रख दिया। एक डायमैग्नेटिक मटेरियल का पाउडर बना के इन दोनों मैग्नेट्स के ऊपर उसको रख दिया हमने। हमको पता है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ मूव करता है। तो ये जो मटेरियल है जो पाउडर की फॉर्म में है डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से, यानी कि इन किनारों पे देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और बीच में क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा, मतलब ये साइड से बीच में आके इकट्ठा हो जाएगा। तो थोड़े टाइम बाद में कुछ इस टाइप की सी शेप बन जाएगी यहाँ पे। जिसको आपने डायमैग्नेटिक मटेरियल को एकदम लेवल करके रखा था, थोड़े टाइम बाद में वो इस टाइप की शेप ले लेता है, बीच में से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और साइड से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला मटेरियल भी खिसक के इधर आ गया। दोनों साइड का जो मटेरियल है ना वो खिसक के कहाँ गया, बीच में आ गया। इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। ये बात समझ में आई क्या? तो कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल हो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ मूव करेगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल की रोड को दो मैग्नेट्स के बीच में धागे से बांध के लटका देते हो तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज होंगी। जैसे मान लो कि ये दो अलग अलग मैग्नेट्स हैं और इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है
नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। अब मैंने क्या किया, एक डायामैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसकी एक रोड लेके इसके बीच में धागे से बांध के लटका दिया इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में। तो आप क्या देखते हो कि ये जो रोड है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है। जैसे ये धागे से बांध के लटकाया तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये उसके परपेंडिकुलर अरेंज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये डायामैग्नेटिक मटेरियल की रोड अगर ये ऐसे अरेंज होगी तो ये जो दोनों पोल्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये इसके दोनों किनारों को रिपेल करेंगे, क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल हमेशा रिपेल होता है मैग्नेट से। तो ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल की रोड है ये क्या होगी, इन दोनों पोल से रिपेल होगी। रिपल्शन की वजह से ये ऐसे घूम जाएगी और जब ये ऐसे परपेंडिकुलर अरेंज होगी इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों पोल्स की वजह से इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स मिनिमम लग रहा होगा। तो ये इस कंडीशन में सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी, तो ऐसे अरेंज हो जाती है। तो अगर कोई भी डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो आपको याद रखना है कि जब भी आप उसकी रोड को किसी कोई भी दो मैग्नेट से या किसी मैग्नेटिक फील्ड में लटकाते हो तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होती है। ये चीज याद रखने वाली है। अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो म्यू आर होता है, म्यू आर मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन बी नोट। म्यू आर का मतलब क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और इसका फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन बी नोट। अब जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके लिए बी की वैल्यू बी नोट से कम होती है। बी की वैल्यू क्या होती है, बी नोट से कम। तो अगर बी कम है और बी नोट कंपेरेटिवली ज्यादा है तो ये रेशियो लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए म्यू आर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ये वैल्यू याद रखेंगे। अगर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू देखें डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो हमेशा लेस देन 1 होगी। ठीक है। और अगर आपको म्यू आर की वैल्यू पता चल गई कि ये लेस देन 1 है तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है काई एम, उसका फॉर्मूला होता है म्यू आर माइनस 1। हमने बोला म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 है। अगर ये लेस देन 1 है तो जब इसमें से आप 1 को माइनस करोगे, म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 है और इसमें से जब 1 को माइनस करोगे तो ये नेगेटिव में आएगी वैल्यू। इसका मतलब काई एम की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल नेगेटिव होती है। किसके लिए, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। याद रखना है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू स्मॉल नेगेटिव होती है। ठीक है। इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको बोलेगा कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है उसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू -0.3 आ रही है। अब माइनस में किसके लिए आती है, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। बाकी जो दो मटेरियल होते हैं ना, पैरा और फेरो, उसके लिए हम देखेंगे कि उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव सिर्फ डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होती है। तो नेगेटिव वैल्यू देख के आप ये बता सकते हो कि ये कौन सा मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है। 7th प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर आप किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। जैसे ये कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल है, इसको आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरीके से रिपेल करेगा। क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये रिपेल करेगा। इस तरीके से रिपेल होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इससे रिपेल होते हुए आपको दिखाई देंगी। ऐसा क्यों भाई, देखो आपको पता है कि जिस रीजन में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास होती है और जहां पे कम मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी। आपको पता है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है और बाहर ज्यादा होता है। तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होनी चाहिए और इसके अंदर क्या होनी चाहिए, दूर दूर होनी चाहिए। इसलिए आपको ऐसा डायग्राम बनाना है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल को जब भी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि इमेजिनरी लाइंस होती है वैसे, इनको आपको रिपेल होते हुए दिखाना है। रिपल्शन इस चीज का इंडिकेशन है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम है। इसको बताने के लिए डायग्राम होता है। ठीक है। और 8th प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स है ये क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते। क्यूरी लॉ ये होता है कि कोई भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, उनके लिए लगता है ये, कोई भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप गर्म करोगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन लेवल कम होता जाएगा, वो कम मैग्नेटाइज होगा।
जितना इजीली वो लो टेम्परेचर पे मैग्नेटाइज होता है उतना इजीली वो हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटाइज नहीं होगा। कौन कौन? पैरा और फेरो। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल इसको फॉलो नहीं करेगा। ये जो मैंने आपको बताया ना, कायम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको बोलते हैं क्यूरी लॉ। तो ये इसको फॉलो नहीं करता। कौन फॉलो नहीं करता? डायमैग्नेटिक मटेरियल डज नॉट फॉलो क्यूरी लॉ। ठीक है, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये कभी भी क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब इन पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर से आप ज्यादा रखो कम रखो ये उतना ही मैग्नेटाइज होंगे जितना पहले हो रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज समझ में आई क्या सारी? देख लो शुरू से लेकर लास्ट तक सारी प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने, इनमें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो देख लो एक बार। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद है तो पैरा और फेरो की जो प्रॉपर्टीज है वो जस्ट इससे उल्टा है, मतलब इन सब प्रॉपर्टीज का उल्टा कर दो तो किसकी प्रॉपर्टीज बन जाएंगी? पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्यों एक डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है आखिर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों मैग्नेटाइज होता है। हमेशा जब भी आप किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। तो उसका रीजन पता करेंगे। तो उसको समझाने के लिए जो थ्योरी हम यूज करेंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि इस टॉपिक से अगर छोटा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही पूछेगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सी थ्योरी यूज करते हैं। तो थ्योरी का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, देखो ज्यादातर जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो वाले मटेरियल शो करते हैं जिनमें इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर किसी भी एटम के अंदर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ज्यादातर कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। उन मटेरियल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी डायमैग्नेटिक वाली। ठीक है, अगर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन मतलब जैसे 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 40 इलेक्ट्रॉन हो गए, 62 इलेक्ट्रॉन हो गए, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर तो उनके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बन जाते हैं और हर एक पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करने लग जाते हैं। जैसे एक एटम है उसके अंदर मान लो 20 इलेक्ट्रॉन है तो 10 पेयर बनेंगे और 10 पेयर के अंदर जो दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे। अगर एक ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा न्यूक्लियस के चारों तरफ इसका अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, ऐसे होगा। तो जिन एटम्स के अंदर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर एग्जैक्टली कंप्लीट पेयर बन जाएंगे। जैसे 20 इलेक्ट्रॉन है तो 10 पेयर बन गए, अगर सपोज करो 30 इलेक्ट्रॉन है तो 15 पेयर बन जाएंगे। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इवन नंबर में उसके हाफ पेयर बन जाएंगे। हर एक पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं हमेशा, ताकि एटम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो 0 रहे। इसलिए क्योंकि एटम का एंगुलर मोमेंटम 0 होता है इसलिए वो एक दूसरे के अपोजिट घूमते हुए माने जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 अलग अलग एटम नहीं है। एक ही एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सपोज करो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है विद वेलोसिटी v, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा जो इसके पैर वाला इलेक्ट्रॉन है और उसकी भी वेलोसिटी कितनी है? v के बराबर है। दोनों सेम स्पीड से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं। एक घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और उसी न्यूक्लियस के चारों तरफ दूसरा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों को अलग अलग इसलिए दिखाया ताकि दोनों में क्या एक्टिविटी होगी उसको इजीली समझाया जा सके। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करता है और इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाता है। अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो उसके लिए एक जरूरी कंडीशन होती है कि उसके ऊपर, उस पार्टिकल के ऊपर, उस सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर न्यूक्लियस की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह। ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है ना इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। अभी इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से मिल रहा है? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रहा है जो इसके ऊपर न्यूक्लियस की वजह से लग रहा होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं
कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस वाले इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा ही होगा, न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। दो चार्जेस के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो न्यूक्लियस की तरफ लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो ये वाली कंडीशन है शुरुआत में। आपको एक चीज पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट प्रोड्यूस करता है। कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो या कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, वो जिस डायरेक्शन में चलेंगे हमेशा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज तो ये जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और इसी तरीके से दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड से घूम रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम करंट प्रोड्यूस करेंगे। अब इस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं, कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, अगर आपको उसमें करंट की डायरेक्शन पता है तो जिस डायरेक्शन में लूप के अंदर करंट होता है उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पे ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक करंट लूप की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जब ये घूमेगा ऐसे तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करंट प्रोड्यूस करेगा। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सेंटर पे वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डॉट के सिंबल से इसको बता देते हैं और इसका नाम मैं लिख देता हूं बीएम। बीएम वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इसने करंट की वजह से इलेक्ट्रॉन ने प्रोड्यूस किया है। इसका पैर वाला जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी यही करेगा, इसमें करंट है क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इनवर्ड डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना है आपको, थंब इनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको क्रॉस के सिंबल से बता देंगे। और ये भी कितना होगा, बीएम के बराबर होगा, क्योंकि सेम रेडियस के सर्कुलर पाथ पे दोनों घूम रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सेम रहेगा। लेकिन एक चीज नोटिस करो, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अभी आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दिया, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखोगे तब तक वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक वो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनली वो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल हो रहा है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। सपोज करो मैं यहाँ पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ। ये जो क्रॉस का सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ ये किसके लिए बताओ, क्रॉस का सिंबल होता है इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है इनवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्रॉस का सिंबल ये बता रहा है कि यहाँ पे हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब उसको ध्यान से समझना। जैसे ही आप ये इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं मैं, F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिखना पड़ेगा Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर की जाती है। जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, V क्रॉस B की डायरेक्शन चेक करेंगे। V मतलब वेलोसिटी, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखना फॉर्मूले के अंदर कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन V क्रॉस B के अलोंग आएगी। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो यह माइनस लग जाएगा, और यह माइनस लगने से क्या होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर की जाएगी। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा,
V क्रॉस B की जो डायरेक्शन आएगी, V और B का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। V क्रॉस B की डायरेक्शन पता करते हैं। देखो V किधर है, नीचे की तरफ है इधर, और B किधर है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, हर जगह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। तो V की डायरेक्शन इधर है, B की डायरेक्शन इनवर्ड है। अगर आप V की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रखते हुए B की डायरेक्शन यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में इनको घुमाते हो तो थंब आपको V क्रॉस B की डायरेक्शन बताएगा। तो V क्रॉस B आएगा इधर, लेकिन इसका उल्टा आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो V क्रॉस B से जो भी डायरेक्शन बनी आउटवर्ड, उसका उल्टा ले लो। उल्टा मतलब सेंटर की तरफ। तो ये किसकी डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है जो कि सेंटर की तरफ आएगी। बात समझ में आई क्या ये? इसी तरीके से बताओ इस वाले इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा। तो V की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो V की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रखते हुए B की डायरेक्शन यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ, थंब जाएगा सेंटर की तरफ। लेकिन इसका अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लेना है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए, यानी कि फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। ये चीज समझ में आ गई? तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ लग रहा है। अब ये वाला जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये सेंटर की तरफ है, तो ये सेंटर की तरफ लगने वाले टोटल फोर्स को इंक्रीज करेगा। पहले सिर्फ Fe लग रहा था सेंटर की तरफ, और अब लग रहा है Fe प्लस F, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना दोनों फोर्स। तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, अब Fe प्लस F लगेगा। अगर सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस पे सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स अगर आप इंक्रीज करते हो सेंट्रीपेटल फोर्स, तो उससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स, वो पहले तो था Fe के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, अब वो बराबर है Fe प्लस F के बराबर। तो पहले से तो बढ़ गया ना, वो पहले से इंक्रीज हो गया। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ेगा तो इससे पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, ये तेज घूमेगा। अगर ये तेज घूमेगा तो ये ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट किसको बोलते हैं, द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर कहीं भी चार्ज तेजी से फ्लो हो रहा है, अगर फ्लो रेट ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां पे करंट भी ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा करंट प्रोड्यूस करने लग जाएगा। और अगर ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा तो इससे जो ये मैग्नेटिक फील्ड Bm प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, पहले से ज्यादा प्रोड्यूस होगा। करंट की वजह से तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ पे सेंटर पे। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं लिख देता हूं Bm प्लस Bm डैश। पहले Bm था, अब थोड़ा और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, Bm प्लस Bm डैश के बराबर हो गया। ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एग्जैक्टली अपोजिट होगा। देखो यहां पे सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स पहले था Fe, अब कितना होगा, Fe में से ये F माइनस करना पड़ेगा, तो जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ आएगा वो आएगा Fe माइनस F। उधर तो आया Fe प्लस F, यहां पे आया सेंटर की तरफ फोर्स Fe माइनस F। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ा या घटा, घट गया। यहाँ पे सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स घटेगा, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स डिक्रीज हो रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स घटेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी घटेगी। अगर स्पीड घटेगी तो ये जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो भी डिक्रीज होगा, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी डिक्रीज होगा, सब चीजें कम होती जाएंगी। यानी कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो Bm से कम मिलेगा, तो मैं उसको लिख देता हूं Bm माइनस Bm डैश, थोड़ा कम हो गया। जितना उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, उतना इसका कम हो गया। बात समझ में आई है? पहले दोनों का बराबर था, दोनों बराबर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड परफेक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था। लेकिन अभी कैंसिल होगा क्या, नहीं जी। अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ चुका है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो चुका है, अब ये ज्यादा है, अब ये कम है। और क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, और दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो इस ज्यादा वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मिलेगा। और कितना मिलेगा, तो इसमें से ये माइनस करके देख लो, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा Bm प्लस Bm डैश, और इसमें से माइनस क्या करना है, Bm माइनस Bm डैश। इसको सॉल्व करोगे तो Bm से Bm कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके 2
बी एम डैश, ये अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके प्रोड्यूस करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में? तो इन दोनों में से ज्यादा वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? ये वाला, आउटवर्ड वाला। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा 2 बी एम डैश, ये भी कौन सी डायरेक्शन में आएगा? डॉट से बता देंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब एक चीज सोच के बताओ कि आपने यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी नोट बोल देते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई किया था? इनवर्ड डायरेक्शन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में। और दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं? अब वो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब अपोजिट। तो जिस भी डायरेक्शन में आप किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, उसके अंदर जो एटम्स हैं, उनके अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेंगे। और वही मैग्नेटिक फील्ड आपको टोटल करके, आपको टोटल होके आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आपको मिलता है। तो यहां से क्या चीज समझ में आई कि जब भी आप किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो उससे जो पैर वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से एक की स्पीड बढ़ जाएगी, दूसरे की स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो अनइक्वल हो जाएंगे, और एक दूसरे के अपोजिट होने से जब आप उनको कैंसिल करोगे तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास निकल के आएगा वो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निकल के आएगा जो आपने अप्लाई किया होगा। हमेशा ऐसा होगा। इसलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मैग्नेटाइज होते हैं। ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है, सिंपल सी बात है एकदम। अच्छा, एक चीज और आपको बताया था कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब उन पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो, उनका मैग्नेटाइजेशन उतना ही होगा जितना पहले हो रहा था। ठंडा करो, गर्म करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? देखो, मान लो कि आप किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने से क्या होगा? हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी उसके इलेक्ट्रॉन्स को। अब जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन है, पैर वाले दो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हीट की फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी मिलने से ये तेज घूमने लग जाएंगे। भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने से वो एक ही काम करता है, वो स्पीड गेन कर लेता है, मतलब वो तेज घूमने लग जाता है। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब पहले ये मैग्नेटिक फील्ड बीएम प्रोड्यूस कर रहे थे जो एक दूसरे के अपोजिट था, वो आपस में कैंसिल हो रहा था। अभी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, सपोज करो आपने, आप इसको गर्म करके देख रहे हो, तो जैसे आप इसको गर्म करोगे, हीट की फॉर्म में एनर्जी दोगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी। अब दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं बीएम, ये वाला बीएम और ये वाला बीएम, ये इंक्रीज हो जाएगा। पहले मान लो कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होने से कैंसिल हो गया। अब आपने इसको गर्म किया, हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई, ये तेज घूमने लग गए, जिससे ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 टेस्ला की बजाय वो हो रहा है 2 टेस्ला। ये भी 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा आउटवर्ड, और ये 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इनवर्ड। तो दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अभी भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला? 0। अगर इसको और गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉन 5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी 5 टेस्ला का, अगेन आपस में कैंसिल। समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ में पार्शियलिटी करता है। एक की स्पीड को बढ़ा देता है, दूसरे की कम कर देता है। इनके घूमने की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड को तो बढ़ा देगा और दूसरे की कम कर देगा। लेकिन हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलने से ऐसे पार्शियलिटी नहीं होगी। हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ही स्पीड बढ़ेगी, तो दोनों जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो इंक्रीज होगा। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए वो कैंसिल हो जाता है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, हीट की फॉर्म में एनर्जी देते हो किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को, तो उसके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड पहले भी इन दोनों का कैंसिल हो रहा था, बीएम और बीएम, बाद में भी कैंसिल होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो बीएम बीएम तो तब भी कैंसिल होता है, बस आपको जो मिलता है वो मिलता है 2 बीएम डैश। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटाइज होगा और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बाकी टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, याद रखना है। इसलिए हम बोलेंगे कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इन पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, आया समझ में ये?